हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इग्नो गाइडेंस में और मैं आरती। चलिए आइए आज ले लेते हैं आपका जो सब्जेक्ट है वो BHIC 133। ठीक है, हिस्ट्री ले लेते हैं और इसमें यूनिट 4 ले लेते हैं, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन राज। हम लेंगे सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसमें देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है जो आज पढ़ना है और हम आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें हम इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, क्या इसमें हम पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें अस्थिरता का युग देख लेते हैं। 1529 से 1542 जो दिया हुआ है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो यह याद रखिएगा। या फिर 1529 से 1542 का शासनकाल पूछ सकता है। ठीक है ना, किसका? बहमनी राज्य का, विजयनगर का। तो इसमें आपको यही लिखना होगा। दूसरा जो हम इसमें पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, हालांकि इंपॉर्टेंट तो सभी हैं लेकिन एग्जाम टाइम कम है, तो इसमें नयनकार और आयगार व्यवस्था देख लेते हैं। इसको एक नजर देखेंगे, कभी कभी टिप्पणी में भी पूछ लेता है। ठीक है, विजयनगर प्रशासन व्यवस्था और दक्षिण भारत में नायक राज्यों का उदय। दक्षिण भारत में नायक राज्य, और यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है, अफाकियों और दक्कनियों के मत संघर्ष एवं सम्राट के साथ उनके संबंध कैसे थे। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, इसमें पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है आपका अफाकी से, और दक्षिण जो दक्कन के जो राज्य है इससे संबंधित पूछा गया है। ठीक है, तो ये देखिए अफाकी एवं दक्कनी कौन थे, बहमनी राज के साथ उनके संबंध, उनके मध्य आंतरिक संघर्षों की चर्चा करना। चलिए आइए फिर इसको देखते हैं और ले लेते हैं आपका यूनिट 4। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पर देख लेते हैं। थोड़ा सा प्रस्तावना में कुछ नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत के बारे में थोड़ा सा, दक्कन के बारे में आप पढ़ लेंगे। यदि भौगोलिक विन्यास आता है क्वेश्चन तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। अब दक्षिण भारत जो है, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित समस्त क्षेत्र दक्षिण भारत कहलाता है। जो क्षेत्र नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित था वो दक्षिण भारत कहलाता है। ठीक है, लेकिन यदि तकनीकी तौर पर हम देखें तो ये क्षेत्र 2 खंडों यानी इलाकों से मिलकर बना है। क्षेत्र 2 बड़े इलाकों से मिलकर बना है, दक्कन तथा दक्षिण भारत। ठीक है, तो दक्कन तथा दक्षिण भारत यानी नर्मदा नदी के दक्षिणी भाग में स्थित समस्त क्षेत्र दक्षिण भारत कहलाते हैं, और साथ ही साथ में क्षेत्र 2 बड़े इलाकों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा हम दक्कन के बारे में भी यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कि दक्कन उत्तर तथा उत्तर पूर्वी नर्मदा एवं महानदी नामक नदियों से घिरा हुआ है। जी हाँ, यह 2 नदी से मिलकर बना है, नर्मदा और महानदी से। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर उत्तर तथा उत्तर पूर्व में याद रखिएगा। और जबकि नीलगिरी की पहाड़ियां और पिन्नार नदी इसकी दक्षिणी सीमा निर्धारित करती हैं। तो नीलगिरी जो कि दक्षिण भारत में है ही है, ठीक है, और पिन्नार नदी है। तो यहाँ पे सब, क्योंकि आप भौगोलिक विन्यास पढ़ रहे हैं, तो उत्तर पूर्व में नर्मदा एवं महानदी और दक्षिण में बात की जाए तो नीलगिरी और पिन्नार, ये दो नदियां उत्तर पूर्व और दक्षिण में है। ठीक है, और पश्चिम तथा पूर्व में दोनों तरफ लंबे समुद्री तट सहित पश्चिम एवं पूर्वी घाट मौजूद हैं। तो पश्चिम की तरफ क्या है? समुद्र है। तो उत्तर पूर्व में नदी हो गई नर्मदा महानदी, दक्षिण में नीलगिरी पिन्नार नदी हो गई, और साथ ही साथ में पश्चिम पूर्व में क्या है? समुद्री तट हो जाते हैं। ठीक है, और विशाल पश्चिमी समुद्री तट तथा सह्याद्री पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र कोंकण कहलाता है, जो कि याद भी है, और जो दक्कन का एक उप क्षेत्र है। ठीक है, क्या है? दक्कन का एक उप क्षेत्र है। समची पट्टी जो है वो किससे? जंगलों से भरी हुई है और भूमि पर्याप्त रूप से उपजाऊ नहीं है। तो जो पट्टी है वो जंगलों से है और भूमि भी उपजाऊ नहीं है। सामरिक दृष्टि से इस क्षेत्र का भारी महत्व, देखिए सामरिक दृष्टि यानी सैन्य की दृष्टि से ये क्षेत्र वेरी इंपॉर्टेंट रखता है। किसके लिए? दक्कन के लिए। और इसलिए यहाँ पर अनेक मजबूत दुर्गों का निर्माण भी किया गया था। चौल और दबोल के मशहूर बंदरगाह भी इसी क्षेत्र में पड़ते हैं, और यहाँ पहुंचना कठिन होने की वजह से स्थानीय सरदारों यानी देशमुखों की निष्ठाएं अक्सर बदलती रहती है और कई बार केंद्रीय सत्ता की अवहेलना करते रहते हैं। ठीक है ना, कौन? ये लोग यहाँ पर किसकी अवहेलना करते रहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पर कि इसके पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों के कारण दक्कन राज्यों में घुसपैठ करना कठिन था, किंतु दक्षिणी गुजरात की तरफ से उपजाऊ बंगलाना क्षेत्र से होकर यह आसानी से पहुंच जा सकता है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जंगली क्षेत्र है दक्कन राज्यों में, यहाँ पे घुसपैठ करना नहीं, आक्रमण करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। लेकिन जो गुजरात का दक्षिणी भाग है, दक्षिण गुजरात की तरफ से यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र जो था उपजाऊ था और जो बंगलाना था, यहाँ पर यहाँ घुस करके यहाँ पहुंचा जा सकता था और आक्रमण किया जा सकता था। और इसी वजह से गुजराती शासकों द्वारा बार बार इस क्षेत्र पर धावे बोले गए और 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने इस क्षेत्र के संतुलन को बदल दिया था।
तो जो बगलाना सेंटेंस है, ये शब्द है, इसको आपको थोड़ा सा अपने माइंड में रखना होगा, ठीक है, क्योंकि उपजाऊ क्षेत्र था और जिसकी वजह से यहाँ पे बार बार धावे किए जाते थे, बार बार आक्रमण किए जाते थे, ठीक है ना। ओके, चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं कि जो मध्य दक्कन है, जहाँ काली मिट्टी मौजूद है, जो कि कपास की खेती के लिए उत्कृष्ट है। हमें पता है कि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी कितनी अच्छी होती है। तो ये ताप्ती, वर्धा और पेन गंगा नदियों के किनारे स्थित महाराष्ट्र के खान देश तथा बरार क्षेत्र उपजाऊ भूमि के लिए पहले मशहूर हुआ करते थे और इस कारण देखिए खेरला तथा माहुर पर कब्जा करने के लिए मालवा तथा बहमनी शासकों के बीच निरंतर झड़पें हुआ करती थी। तो मालवा और बहमनी राज्यों के बीच झड़पें होती थी। कृष्णा एवं गोदावरी के बीच समतल मैदानी क्षेत्र स्थित है, जो कि कपास की खेती के लिए उपजाऊ भूमि के लिए भी मशहूर है, ठीक है। जो कृष्णा और गोदावरी के बीच एक समतल मैदानी क्षेत्र था और जहाँ पे कपास की बहुत उपज हुआ करती थी, क्योंकि उपजाऊ भूमि होता था, ठीक है। और उसके बाद तेलंगाना क्षेत्र पड़ता है और उसकी भूमि रेतीली है और उसमें नमी को बनाए रखने की क्षमता नहीं थी, तो नदियों में भी पूरे वर्ष पानी नहीं रहता था, जिसके परिणाम स्वरूप जलाशय सिंचाई करना जरूरी हो गया था। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं अस्थिरता का युग 1529 से 1542 का, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो कृष्णदेव राय की मृत्यु के साथ ही आंतरिक संघर्ष एवं बाहरी आक्रमण जो है वो क्या हो गए थे, वो शुरू हो गए थे, ठीक है। तो यदि क्वेश्चन, क्योंकि अगर हम अस्थिरता के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले कृष्णदेव राय के बारे में यहाँ पर पढ़ना होगा, राइट। तो कृष्णदेव राय के बारे में यहाँ पे पढ़ लेते हैं और जिनका अगर हम काल की बात करते हैं तो 1500 से 1529 है, ठीक है, देख लेते हैं। और यह जो काल है, ठीक है, वो विजयनगर के महानतम शासक कृष्णदेव राय का है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लेते हैं जिनकी उपलब्धियों का है। तो कृष्णदेव राय एक महानतम शासक माने जाते हैं, जो कि उनका शासन 1509 से 1529 यानी कि 20 साल का था और इस अवधि में बहमनी शक्ति का पतन हुआ। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए रखता है कि जो बहमनी शक्ति थी उसका पतन हो गया था, जिसके फलस्वरूप 5 राज्यों का उद्भव हुआ। 5 राज्य कौन कौन से हैं ये यहाँ पर देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सबसे पहला है कि अहमदनगर में निजाम शाही, ठीक है, कौन सा, अहमदनगर में निजाम शाही हो गया पहला राज्य। फिर बीजापुर में आदिल शाही, बरार में इमाद शाही, गोलकुंडा में कुतुब शाही और बीदर में बरीद शाही, ठीक है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। 5 ऐसे राज्य थे जहां पर कृष्णदेव राय का कब्जा हुआ था और 5 राज्य जो है उभर कर सामने आए थे, ठीक है। और बहमनी सल्तनत के विघटन की ओर अग्रसर होने के कारण, यानी पतन की ओर अग्रसर होने के कारण कृष्णदेव राय को बीजापुर के आदिल शाहियों से कोविल कोंडा और रायचूर तथा बहमनी शासकों से गुलबर्गा और बीदर प्राप्त करने में सफलता मिली और कृष्ण राय देव ने उदयगिर कोंडावीडू तथा नालगोंडा, ये थोड़ा याद रखें, जो आंध्र प्रदेश में है, पुनः आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तो 5 राज्य तो उस राज्य जो थे उस समय अस्तित्व में आए थे कृष्णदेव राय के समय में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता है अस्थिरता का युग, जिसे हम इसमें पढ़ेंगे, राइट, ठीक है ना। तो इसमें आप यहाँ पे देख लेते हैं। तो उदयगिर याद रखिएगा और नालकोंडा इतना याद कर लीजिएगा, जिसने अपना आधिपत्य वहां पे स्थापित कर लिया था। किसने, कृष्णदेव राय वर्मा ने कर लिया था। चलिए आइए हम आगे यहाँ पे तो इसे देख लेते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं 1510 से पुर्तगाली भारत में एक प्रमुख नौसैनिक शक्ति के रूप में सामने आए और हमें पता है कि पुर्तगाली 1500 ईस्वी में ही आ गए थे यहाँ पर, ठीक है ना। और गोवा और साथ ही डांडा, रजौरी और दाभोर पर अधिकार कर उन्होंने अश्व व्यापार पर एकाधिकार जमाया था। तो अश्व व्यापार का मतलब क्या हो गया, अश्व व्यापार यानी घोड़े का व्यापार करने के लिए। तो कब आए थे पुर्तगाली, 1510 में ही वो आ गए थे, ठीक है। और गोवा पे उन्होंने अधिकार भी कर लिया था, ठीक है। और अब क्यों आए थे, तो क्योंकि गोवा दक्षिणी राज्यों में अश्व व्यापार का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, यानी घोड़े के व्यापार का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। कौन था, गोवा था, ठीक है। और यहाँ पे कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे और कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के साथ मित्रता के संबंध बनाए, ठीक है।
और उन्होंने वहां पे दुर्ग निर्माण की उनको स्वीकृति भी दे दी थी अल्बुकर की प्रार्थना पर। यही गलती उन्होंने की थी जो उनको नहीं करना चाहिए था, और भारत हमेशा से यही गलती करते आया, चाहे अंग्रेज फ्रांसीसी कोई भी आए यहाँ पर। तो कृष्णदेवराय ने क्या किया था, दुर्ग निर्माण की स्वीकृति दे दी, और इसी तरह से पुर्तगाली सैनिकों ने कृष्णदेव राय की बीजापुर के इस्माइल आदिल खान के विरुद्ध जीत में पर्याप्त योगदान दिया। तो इनका एक तरह से क्या होता था, एक तरह से संधि होती थी, समझौता होता था कि आप हमारी सहायता करिए, हम आपकी करेंगे। उन्होंने दुर्ग बनाने की परमिशन दे दी, तो उन्होंने क्या किया कि युद्ध में उनका साथ दे दिया, अपने सैनिक उनको दे दिए पुर्तगालियों ने। तो यहाँ पर जब आप अस्थिरता का युग पढ़ेंगे 1529 से 1542 में, तो आपको यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कृष्णदेव राय के बारे में, ठीक है ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, टिप्पणी के लिए भी आ सकता है और क्वेश्चन के रूप में भी ये आ सकता है आपके लिए, राइट। शासक चला जाता है तो बाहर से भी आक्रमण होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अंदर कितनी कलह मच रही है, किसके लिए, सिंहासन के लिए। तो आंतरिक स्थिति का लाभ उठाते हुए बीजापुर के इस्माइल आदिल खान ने रायचूर और मुगदल पर कब्जा कर लिया, और गजपति और गोलकुंडा राजाओं ने भी कोडावीड को प्राप्त करने के लिए असफल प्रयास किए थे। तो इस अस्थिरता तथा अशांति का फायदा उठाते हुए कृष्णदेव राय के भाई अच्युत राय ने, जो 1529 से 1542 ने विजयनगर सिंहासन हथियाने में सफलता पाई थी, परंतु उनकी मृत्यु के बाद पुनः उत्तराधिकारी को लेकर अच्युत राय के पुत्र उनके भतीजे सदाशिव के बीच संघर्ष छिड़ गया था, और सदाशिव ने 1542 में सिंहासन प्राप्त कर लिया, लेकिन वास्तविक शक्ति कृष्णदेव राय के दामाद राम राय के हाथों में ही रही। यह अस्थिरता का युग था, कोई भी एक उत्तराधिकारी सॉलिड नहीं मिल सका था यहाँ पर कृष्णदेव राय को, कि जो उस शासन को, बने बनाए शासन को संभाल सके, ठीक है ना। तो यह स्थिरता का युग था कि एक के बाद एक कुछ पल के लिए यहाँ शासन आते गए और जाते गए। सदाशिव ने मुसलमानों को सेना में प्रवेश देने की नीति अपनाई, प्रवेश दे दिया उन्होंने, किसमें, सेना में, और उन्हें महत्वपूर्ण ओहदे भी दिए थे, जिससे सेना की कार्यकुशलता में वृद्धि हुई थी। तो ये एक अस्थिरता का युग था 1519 से 1542 के बीच का। तो यहाँ पे आपको इसको माइंड में रखना होगा क्या क्या हुआ, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन ये भी कभी कभी पूछ लेता है दक्कन के मुस्लिम साम्राज्य के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बहमनी राज था वो 5 राज्यों में विभाजित हो गया, किसमें, बीजापुर में, गोलकुंडा में, अहमदनगर, और साथ ही साथ में बीदर और बरार में, जो कि 5 हम इंपॉर्टेंट राज्य ऊपर देख के आए थे। यही वो 5 राज्य थे, जो क्षेत्र थे, जो 5 प्रदेशों में विभाजित हो गए थे, ठीक है, जिस पर कृष्णराय ने शासन किया था। और 1542 से 43 में बीजापुर और गोलकुंडा के मध्य आपसी समझ से बीजापुर को विजयनगर के विरुद्ध खुली छूट मिल गई थी, और अहमदनगर के बीदर की कीमत पर विस्तार किया गया था, योजना बनाई गई, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी देखिए क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि टाइम भी कम है। इस कम टाइम में यदि मैं सब कुछ पढ़ाने लगूंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे संक्षिप्त में बताना कि भारत, दक्षिण भारत के भौगोलिक विन्यास का जो सबसे ऊपर मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, कि किस नदियों के किनारे दक्षिण भारत था, किसे कहते हैं, किन चीजों से, किन क्षेत्रों से मिलकर बना है, किन नदियों से, किन पर्वतों से, वही है भौगोलिक विन्यास। भौगोलिक विन्यास का मतलब ही होता है नदी, पर्वत, पठार इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। ओके, चलिए 50 शब्दों में पुर्तगालियों और विजयनगर के शासकों के संबंध का वर्णन करना है, तो वही जो अभी जस्ट करके आए हैं, ठीक है ना। कृष्ण राजा राम, जो कृष्णराव थे, उन्होंने भी उनकी मदद की थी, और साथ ही साथ में यहाँ पर अपनी सैनिक की सहायता भी वो किया करते थे, ठीक है। दक्षिणी मुस्लिम राज्यों के साथ संघर्षों के कारण अंत विजयनगर के भाग का सूर्यास्त हो गया, टिप्पणी इस पे करना है। यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन देख के रखे हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, विजयनगर साम्राज्य में स्थानीय प्रशासन, मान लीजिए हम इसमें आपको नायक कार्य व्यवस्था से पढ़ाएंगे कि नायक कार्य व्यवस्था क्या होती है, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य काल में 2 चीजें उभर कर आई थी, एक नायक था, दूसरा आयगार था। ये टिप्पणी के लिए आ सकता है, क्वेश्चन भी आ सकता है या टिप्पणी के लिए आ सकता है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। तो नायक और आयकार व्यवस्था की प्रमुखता के बावजूद नाडू सभा और उर जैसी स्थानीय संस्थाएं यहाँ पर जो पहले थी वो विलुप्त तो नहीं हुई थी, लेकिन नायक और आयकार व्यवस्था जो है वो शुरू हो गई थी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन यदि पूछता है कि विजयनगर साम्राज्य में स्थानीय प्रशासन कैसे था, तब भी उसके अंतर्गत आपको नायकार व्यवस्था और आयगार लिखना है, और यदि नायक और आयगार या नायक कार के बारे में पूछता है तब भी आपको लिखना, तो आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं कि आखिर ये है क्या, राइट। ओके, नायक कार व्यवस्था विजयनगर के राजनैतिक संगठन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। होता क्या था, तो सेना नायक और योद्धा
नायक या अमर नायक की पदवी धारण किया करते थे। अच्छा, ये पदवी धारण करते थे तो क्या होता था? तो इन योद्धाओं को इनकी जाति, पहचान, कर्तव्यों या अधिकारों और विशेषाधिकारों के आधार पर वर्गीकृत करना कठिन था। तो यहाँ पर नायककार का मतलब ही होता, नायनकार या नायक जिसे कहते हैं, तो जो सेना नायक होते थे, योद्धा होते थे, जो रणभूमि में जाकर लड़ते थे, ठीक है, योद्धा नायक जो होते थे वो यहाँ पर अमर नायक की पदवी वो क्या करते थे, नायक अमर नायक की पदवी धारण करते थे, क्योंकि इनकी जो पहचान है जाति, धर्म और अधिकारों के आधार पर तो नहीं कर सकते थे कि कौन किस धर्म का है, किस मजहब का है, तो इसलिए इनको नायककार की यहाँ पर व्यवस्था की गई थी। ओके, अब देख लीजिए, नायक संस्था का गहन अध्ययन दो पुर्तगाली विद्वानों फर्नाओ नोजिस और डेमेंगो पायस द्वारा किया गया था। 16वीं शताब्दी में तुलुप वंश के कृष्णदेव राव और अच्युत राय के राज्यकाल में भारत की यात्रा की थी। ठीक है, उन्होंने नायकों को महज राव यानी केंद्रीय सरकार के एजेंट के रूप में देखा था। ओके, देखिए यहाँ पर जो नायक होते थे उनमें एक विभाजन भी हुआ करता था, क्योंकि पहले के जो नायक होते थे, जैसे कृष्णदेव राय के टाइम के जो नायक थे, तो वो पूर्ण रूप से शासकों पर निर्भर थे, लेकिन उनके बाद के जो नायक आ गए वे नायक अर्ध स्वतंत्र हो गए थे। लेकिन बाद में फिर राय ने अपने संशोधन किया और 1565 में संशोधन करने के पूर्व नायकों और सैनिक मुखिया बताया, नायकों को क्या बताया, सैनिक मुखिया बता दिया, जिन्हें सेनापति कहा जाता है। ठीक है, और जिनके अधीन सैनिक जागीरें होती थी। और अपनी एक नवीनतम कृति में उन्होंने विजयनगर साम्राज्य को एक सैनिक महासंघ बताया, जिसमें कई सरदार मिलकर उनमें से सर्वाधिक शक्तिशाली के नेतृत्व में सहयोग करते थे। तो नायक का मतलब यहाँ पे होता है कि सरदार नियुक्त करना, किसमें, सेना के मामले में जो सेनापति लोग जैसे होते थे उनमें एक को नायक घोषित कर दिया जाता था। पहले क्या होता था कि वो पूर्ण रूप से शासक पर निर्भर करते थे, लेकिन बाद में उनको अर्ध स्वतंत्र कर दिया गया, आधी स्वतंत्रता उनको भी दे दी गई और 1565 में कुछ संशोधन कर दिए गए और जो पूर्व के नायक होते थे उनको सैनिक मुखिया बता दिया गया कि ये जो है सैनिक मुखिया यानी सेना के मुखिया हैं, यानी सेनापति हैं। ठीक है, और अपनी एक नवीनतम कृति में उन्होंने लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य को एक सैनिक महासंघ बताया था। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको इसको कॉपी में पहले लिखना पड़ेगा और फिर माइंड में उतारना पड़ेगा। ठीक है, कृष्ण स्वामी थे वो नायक व्यवस्था को सामंती मानते हैं, परंतु वेंकट रमन्या का कहना है कि नायक व्यवस्था में यूरोपीय सामंतवाद के प्रमुख लक्षण जैसे स्वामी भक्त, सम्मान और उप सामंतीकरण अनुपस्थित थे। यानी कि ये लोग एक व्यक्ति को एक पदवी दे देते थे और वो व्यक्ति जो होता था पूर्ण रूप से राजा के प्रति समर्पित हो जाता था, आप इस तरह से इसको कह सकते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर राजा हेतु, जिसमें राजा हेतु सैनिक सेवाओं के लिए अमर नायकों को भूमि आवंटित की जाती थी, यानी जो सैनिक बनाए जाते थे जिनको पदवी दी जाती थी उनको यहाँ पर भूमि भी दी जाती थी। तो ये तो हो जाएगा क्या, अनायकार जिसे कहा जाता है। ठीक है, नायनकार कहा जाता है, राइट। उस सैन्य अधिकारी यानी नायक को देखिए, जो सैन्य अधिकारी होता था, जो सेनापति होता, सैनिकों में सबसे बड़ा जो अधिकारी जिसको बनाया जाता था, जिसे सेनापति कहते हैं, उसको ही नायक कहा जाता था। ठीक है, और उसके अधीन निश्चित संख्या में बहुत सारी सैन्य टुकड़ियां भी रहती थी, 10, 15, 5, 2 ऐसे करके उनको सैन्य टुकड़ी दी जाती थी। ठीक है, और इन नायकों की भूमि या क्षेत्र में राजस्व अधिकार प्राप्त थे, जो भी पैसा उससे मिलता था वो नायक को अपने पास रखने का अधिकार था। ठीक है, जिसे अमरम या अमरक करा कहा जाता था। ठीक है, अमरम करा या अमर महाली कहलाते थे। तो यहाँ पे आप सिर्फ अमरम भी याद कर लीजिए तो काफी है। तो भूमि या क्षेत्र में राजस्व प्राप्त करने का अधिकार होता था। ये सभी तमिल प्रदेश और विजयनगर साम्राज्य में भूमि का लगभग 3/4 भाग इसके अंतर्गत आता था। तो नायकों की कुछ जिम्मेदारियां भी होती थी, मंदिरों को उपहार देना, तालाबों का निर्माण कराना। मंदिरों को उपहार देना पहला हो गया, फिर दूसरा हो गया तालाबों का निर्माण करवाना और साथ ही साथ में उनका मरम्मत करवाना, उजाड़ भूमि को फिर से उपजाऊ बनवाना। तो यहाँ पे सिर्फ उनको पदवी बनने दी जाती थी और सिर्फ उनको राजस्व का अधिकार ही बस नहीं दिया जाता था, बल्कि यहाँ पर उनको काम भी दिए जाते थे, उनको जिम्मेदारियां भी दी जाती थी। और जिम्मेदारियां यही होती थी कि जो मंदिर पड़े हैं उनको क्या करना, उनको उपहार दिए जाएं, तोहफे दिए जाएं। जो तालाब है, क्योंकि पानी का स्रोत जो होते हैं उनका निर्माण किया जाए, यदि कुछ प्रॉब्लम है तो उनका मरम्मत किया जाए।
जो उजाड़ भूमि जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है तो फिर से उसको उपजाऊ बनाया जाए, मंदिरों से शुल्क वसूल करना, ठीक है, ये सभी जो काम थे किनके थे, नायकों के द्वारा किए जाते थे, उनको दिए जाते थे, ठीक है। ओके, तो ये हो गया नायक के बारे में, ठीक है। अब आयगार पढ़ लेते कि आयगार व्यवस्था क्या कहलाती है। तो ये विजयनगर में ही देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। तो यदि विजयनगर की सैन्य व्यवस्था के बारे में लिखने को आता है, प्रशासन के बारे में लिखने को आता है, तो आपको यही लिखना होगा। ओके, विजयनगर युग में स्वायत्त स्थानीय संस्थाओं को विशेषतः तमिल क्षेत्र में आघात पहुंचा था, क्योंकि विजयनगर काल से पहले कर्नाटक तथा आंध्र में स्थानीय संस्थाओं के पास तमिल क्षेत्र की अपेक्षा कम स्वायत्तता थी। ओके, तो यहाँ पे आयगार देख लेते हैं कि जो आयगार है वो क्या कहलाता है। आयगार व्यवस्था जो है वो पहले से यहाँ पे प्रचलित थी, ठीक है। 15वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य नाडु और नट्टार की शक्ति जो है क्षीण होने लगी, क्योंकि तमिल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, वहाँ यही सरनेम चला करते थे, आज भी चलते हैं, ठीक है। और शक्ति क्षीण होने के फलस्वरूप तमिल प्रदेश में इसका विस्तार हुआ। आयगार ग्राम सेवक अथवा कर्मचारी होते थे। अब आयगार देख लीजिए क्या है, नायक जो है वो सेनापति होते थे, मुखिया होते थे, और जो आयगार हैं वो ग्राम में सेवक अथवा कर्मचारी होते थे, और उसके अंतर्गत वो क्या काम करते थे, परिवारों के समूह आते थे, ठीक है। इसके अंतर्गत परिवार के जो समूह होते थे वो आते थे, क्योंकि कर्मचारी होते थे तो काम करने के लिए ज्यादा लोग चाहिए होते थे, इसलिए एक परिवार को ही आयगार बना दिया जाता था, तो जो गांवों की सेवा करते थे, जैसे मुखिया, गडड्डी या गौंडा, मड़ियम, ये सरनेम हो गए, ठीक है ना। लेखाकार के अंतर्गत कर्णम, सेना भोवा हो गया, और पहरेदार तलाई यारी हो गई, ठीक है। तो ये तीन यहाँ पे आयगार के रूप में होते थे। परिवार इनके होते थे, पहला मुखियागढ़ जो मुखिया होता था, जिसको रेड्डी गौड़ा नाम दिया जाता था, मड़ियम लेखाकार होता था जो अकाउंटेंसी का काम करता था, उसे कर्णम सोना भोवा कहा जाता था, सेना भोवा, और एक पहरेदार होता था, पहरेदार से तलाई यारी कहा जाता था, और इन्हें गांव का एक भाग या गांव में एक भूखंड दे दिया जाता था, ठीक है ना। और कभी कभी उन्हें एक निश्चित लगान अदा करना पड़ता था, किंतु सामान्यतः भूखंड मान्य अर्थात कर मुक्त होते थे, लेकिन उनकी कृषि आय पर कोई नियमित कर नहीं लगाया जाता था। तो कृषि पर उन्हें कर नहीं देना पड़ता था, लेकिन जो उनको भूखंड दिया जाता था, ठीक है ना, वहां पर उन्हें क्या होता था, लगान देना पड़ता था, नहीं कर देना पड़ता था जमीन के लिए। ओके, कुछ विशेष स्थितियों में ग्राम में कर्मचारियों को नगद रूप में उन्हें सेवा के लिए सीधा भुगतान भी किया जाता था, सीधे पैसे दे दिए जाते थे, उन्हें जमीन वगैरह नहीं दी जाती थी। अन्य ग्राम सेवकों जैसे धोबी या पुजारी को भी अनुष्ठानिक कार्यों और गांव के समुदायों की सेवा के लिए भुगतान भूमि के रूप में किया जाता था। तो मान लीजिए कोई गांव का पुजारी है, जिससे कुछ काम करवाया जा रहा है, कोई अनुष्ठान करवाया जाना है, धोबी है, कपड़े धुलवाए जा रहे हैं, तो फिर उनको क्या किया जाता था, सीधे पैसा दिया जाता था, पैसा नहीं दिया जाता था, बल्कि यहाँ भूमि उनको दे दी जाती थी, जमीन दे दी जाती थी, ठीक है, पैसे के बदले में। और अन्य सामान सेवाएं देने वाले ग्राम सेवकों में चमड़ा कारीगर, जिनके बनाए गए चमड़े के थैले होते थे, सिंचाई के साधन, कपिला मोहते होते थे, कुम्हार, लुढ़ई बढ़ई, जलपूर्त के कारक आदि सभी लोग इसके अंतर्गत आते थे, ठीक है ना। तो आयकार व्यवस्था की विशिष्टता यह थी कि भूमि द्वारा आय का विशेष आवंटन तथा निश्चित नगद भुगतान पहली बार ग्रामीण सेवकों, जिनका निश्चित कार्य था, किया गया। तो यानी जनरली ये काम राजा का होता था, उसके पहले सेनापतियों का होता था, लेकिन यहाँ पर आयकार की व्यवस्था की गई, कुछ परिवारों को आयगार बनाया गया, ठीक है, सॉरी, आयगार बनाया गया, और जो भूमि द्वारा आय होती थी उसका विशेष तौर पे आवंटन करना, नहीं उसको बांटना और देना, और निश्चित नगद भुगतान पहली बार ग्रामीण लोगों के द्वारा कराया गया था, ठीक है ना। ये निश्चित कार्य थे उनके द्वारा किए जाते थे। तो ये हो गया आयगार। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। भूमि संबंधी क्या था, आय एवं अधिकार। तो देख लीजिएगा, आप विजयनगर का है ये, तो हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए, तो एक नजर थोड़ा सा रखिएगा, ठीक है। कुछ 2-4 लाइनें पढ़ लीजिएगा, मेन इंपॉर्टेंट यदि आप पढ़ लेंगे तो यदि आता भी है तो आप बड़े आराम से उसे लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम दूसरा ले लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, दक्षिण भारत में नायक राज्यों का उदय। दक्षिण भारत में नायक राज्यों का उदय 1500 का है। 1500 तक मालाबार, दक्षिणी पश्चिमी तट तथा तिरुनेलवेली को छोड़कर शेष समुचे दक्षिण भारत को विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया था, ठीक है। बाद में तिरुनेलवेली को भी विजयनगर साम्राज्य से 1540 में हथिया लिया गया था, और 16वीं शताब्दी के दौरान विजयनगर साम्राज्य के भीतर इक्केरी, सेंजी यानी जिंजी, ओडेनार, मैसूर, मदुरई और तंजौर के नायक राज्यों का उदय हुआ, जो केवल नाम मात्र के लिए विजयनगर के अधीनस्थ बने। तो नायक राज्यों का उदय मतलब जो ऐसे राज्य थे जो नए हुए। नायक का मतलब ये होता है जिनका उदय होना। तो जैसे यहाँ पर इंकेरी,
यानी जिंजी भी आप कर सकते हैं, ऐसा इंकेरी, सेज्जी, ओडेयार, मैसूर, मदुरई, तंजौर, तो इतना याद कर लीजिएगा, मैसूर याद कर लीजिएगा, मदुरई, तंजौर ज्यादा नहीं याद कर सकते हैं तो ये ऐसे राज्य थे जिनका उदय हुआ था, तो नायक राज्यों का उदय हुआ था, ठीक है। और नायक राज्यों की उत्पत्ति कब हुई, कुछ इतिहासकार जो हैं ये मानते हैं कि जब विजयनगर की पराजय 1565 में विद्रोहों को जन्म दिया था और पलायनगारों की निरंकुशता की में बढ़ोतरी हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप मदुरई, तंजौर और सेंजी के नायकों ने स्वतंत्रता प्राप्त की। किंतु ऐसा कुछ जो इतिहासकार है इसके अनुसार ऐसा नहीं मानते हैं कि ऐसा नहीं है, ठीक है। अब इसके बारे में यहाँ पर सेंजी के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा, तो आप पढ़ लीजिएगा कि सेंजी जो नायक थे ये नायक शासकों के अधीन कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान शुरू प्रतीत होता है। यानी सेंजी जो राज्य था, सेंजी का राज्य जो था, इसका कब उदय हुआ, तो कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान ऐसा लगता है कि इन नायक शासकों का जो है उदय हुआ, ठीक है। तो ये नायक, इसको पढ़ लीजिएगा। नायकों का मतलब सेनापतियों का उदय, अभी जस्ट हम ऊपर पढ़ के आए कि सेनापति, ठीक है ना, एक क्षेत्र विशेष में अधिकार करने वाले लोग, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा यहाँ पे पढ़ना होगा, समझना होगा कि नायक वर्ड क्या है। फिर तंजौर के बारे में पढ़ लीजिए, मदुरा के बारे में पढ़ लीजिए। यहाँ पे 5 यहाँ पे ऐसे राज्य हैं जिनके बारे में बताया गया है। यदि आप इतना भी पढ़ लेते हैं तो अच्छे नंबर ला लेते हैं, ठीक है। देखिए अमरम भी आ गया जो पढ़ाया था, ठीक है। ओमियार जो था ओगयार, वो अमरम हो गया। भंडार, बडार, दुर्ग, दनाका, आयगार, देखिए ये आ गया आयगार, यही था, ओके। विजयनगर साम्राज्य में नायककार व्यवस्था भी देखिए यहाँ पे आ गई, तो इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। नायकों का उदय कब हुआ, तो जब विजयनगर साम्राज्य का पतन होने लगा। विजयनगर साम्राज्य के पतन के साथ साथ ही नायक राज्यों का उदय हुआ, सेनापति राज्यों का उदय हुआ। बहमनी शक्ति का उदय कब हुआ, तो ये मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो यदि आए तो आपको ये न लगे कि आपसे बना नहीं, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ले लेंगे अफाकियों और दक्षिणियों के मध्य का ये संबंध। अफाकियों और दक्षिणियों के मध्य संघर्ष एवं सम्राट के साथ उनके क्या संबंध थे, यानी बहमनी साम्राज्य के साथ, बहमनी राज्य के साथ उनके क्या संबंध थे, ठीक है। तो देखिए जो अलाउद्दीन मुजाहिद के काल में, अब ये नाम थोड़ा याद रखना पड़ेगा, अलाउद्दीन मुजाहिद के काल में यानी 1375 से 1378 का जो टाइम था, ठीक है ना, इससे अमीरों के इस संयोजन में एक नए घटक का आगमन हुआ। ये क्योंकि अमीर वो लोग थे, तो जो अलाउद्दीन मुजाहिद था उसके संयोजन उसमें एक नए घटक का जन्म हुआ, एक नए घटक का आगमन हुआ, और वह था अफाकी। अफाकी शब्द का अर्थ होता है सार्वभौमिक। यहाँ पर अफाकी का मतलब ही होता है सार्वभौमिक, और सार्वभौमिक का मतलब था कि वे लोग जिन्हें अपने मूल स्थान का मतलब अपने जन्म स्थान से जहां वो रह रहे थे वहां से उनको भगा दिया गया, या उखाड़ने का मतलब ही होता है कि हमेशा के लिए उनका जो उत्थान वहां था एक तरह से पतन के रूप में हो गया, उनका अस्तित्व वहां से हट गया, और वे अब किसी दूसरे अब किसी प्रदेश से संबंधित नहीं है, किसी भी प्रदेश से जुड़े हुए नहीं है, ठीक है। संबंधित का मतलब जुड़े हुए नहीं है। उन्हें गरीब उद दियार अर्थात अजनबी भी कहा जाता था। ये है अफाकी, ठीक है। और अफाकी यहाँ ईरान, ट्रांस आक्सियाना और इराक से आए थे। तो अफाकी कहाँ से आए थे, ये ईरान, यानी कि ये भी एक तरह से बाबर और इन लोगों की तरह ही थे, मोहम्मदन जो थे उन्हीं में आते थे। तो ये इराक, ट्रांस आक्सियाना और इराक से आए थे। और दक्कनियों और अफाकियों के मध्य वास्तविक संघर्ष 1397 में जो आपका गियासुद्दीन तहमतान के काल में हुए थे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देती हूँ, अब आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। आप ये लिखिएगा कि 1375-1378 में अलाउद्दीन मुजाहिद के समय में एक नए घटक का या नए घटक का आगमन हुआ, और एक नए दल का आगमन हुआ। दल भी आप कह सकते हो, संगठन भी कह सकते हो, जो अफाकी कहलाते थे। अफाकी का मतलब होता है, यानी शब्द का मतलब था सार्वभौमिक, यानी वे लोग जिन्हें अपने स्थान से, अपने जन्म स्थान से भगा दिया गया है, और वे अब किसी भी प्रदेश से जुड़े हुए नहीं थे, या उन्हें अजनबी भी कहा जाता था। गरीब उद्यान नहीं पता तो आप अजनबी लिख दीजिए, ठीक है ना। और ये कहाँ से आए थे, ईरान,
ट्रांसआक्सियाना और इराक से आए थे, ठीक है ना। और जो मेन संघर्ष था दक्कनी और अफगानियों का, जो हम पढ़ेंगे, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, यही तो हमें पढ़ना है, यही पढ़ना है ना हमें। तो ये जो मेन जो ये युद्ध एक तरह से छिड़ा था, संघर्ष छिड़ा था दक्कन और अफाकियों के मध्य, वो 1397 में आपका गियासुद्दीन के काल में हुआ था। और जब उसने कई अफाकियों को उच्च पदों पर नियुक्त किया, ठीक है। उदाहरण के रूप में सलाबत खां को बरार का गवर्नर, मोहम्मद खान को शर-ए नौबत और अहमद बेग कज़वीनी को पेशवा बनाया गया। और इन उच्च पदों पर जो पहले दक्कनियों के हाथों में थे, अफाकियों की नियुक्ति ने पुराने अमीर वर्ग और तगलचिन के नेतृत्व वाले तुर्की गुट में असीम असंतोष को जन्म दिया। तो सारे जो मैं ट्रांसआक्सियाना ईरान इराक था वो तुर्की से आए हुए थे। तुर्की और मंगोल वाला हमने जो पाठ पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि तुर्की का यहाँ से आगमन हुआ था, मैंने मुगल कहा था, हुआ उसी के हैं, लेकिन खूंखार ये होते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो इनको किसने वो किया था, मतलब कि गियासुद्दीन ने, ठीक है ना, उच्च पदों पर नियुक्त किया था। वो पद कौन कौन से थे वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। और इसी की वजह से तुर्की गुट में असंतोष पैदा हो गया था। ओके राइट, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि 1397 में इनके प्रभाव को, किनको, अफागी को प्रभाव को कम करने में सफलता तो प्राप्त की, लेकिन उसने सफल षड्यंत्र करके गियासुद्दीन को मरवा दिया था, ठीक है। और जो शमसुद्दीन दाऊद द्वितीय था उसको कठपुतली सुल्तान बना दिया, उसको सुल्तान बना दिया गया, और जो कि वो हाथ का कठपुतली था उन लोगों के, ठीक है। अहमद प्रथम ने पहली बार एक अफाकी खलक हसन बरी, जिसकी मदद से उसे सिंहासन प्राप्त हुआ था, कोई वकील एक सल्तनत को उच्चतम पद पर नियुक्त कर उसे मलिक उत तुज्जार यानी व्यापारियों का शहजादा की पदवी दे दी थी। किसे दे दी गई थी? अफाकी खलक हसन बसरी को, ठीक है, एक अफाकी को। अफाकियों की अद्भुत प्रगति उनके द्वारा दक्कानियों की तुलना में लगातार वफादारी के प्रदर्शन के कारण संभव हुई। यानी अफाकी जो थे वो दक्कनियों के हिम्मतगार बन गए थे, कहते हैं ना कि हिम्मती बन जाना, और एक तरह से उनकी मदद करना। अगर किसी से युद्ध लड़ना है या किसी को सैनिक की जरूरत है दक्कनियों को, तो वो जो है अफाकी पूरा करते थे, ठीक है। और इसी के कारण से हमेशा जो दक्कनी लोग होते थे ये उनको ऊंचे ओहदे, ऊंचे पद देते जाते थे। अफाकी सैयद हुसैन बड़खोई तो यहाँ पे आप सिर्फ सैयद हुसैन याद रख लीजिए। और वह साथियों ने अहमद प्रथम को प्रशासन काल के प्रारंभिक वर्षों में विजयनगर अभियान के दौरान वहां से बच निकलने में सहायता प्रदान की थी, और इसके परिणाम स्वरूप ही अहमद प्रथम ने अफाकी तीरंदाजों की एक विशेष टुकड़ी तैयार की थी, ठीक है। और इस नीति से उन्हें इसी प्रकार के अन्य लाभ भी मिलते रहे, और इस नीति से दक्कनियों में बहुत बड़ा असंतोष फैल गया। तो क्वेश्चन यही था कि जो दक्कनी है और अफाकी है इनके बीच संघर्ष तो हुए, लेकिन असंतोष कैसे पैदा हुआ, यदि क्वेश्चन पूछता है तब भी आपको यही लिखना है, ठीक है। और संघर्ष तो आपको लिखना ही लिखना है, राइट। अब इन दो गुटों के मध्य यानी अफागी और दक्कनी जो हो गए थे, विवाद को अहमद के गुजरात के विरुद्ध मुहिम में देखा जा सकता है, ठीक है। जब दक्कनियों के असहयोग के कारण मलिक उत तुज्जार के नेतृत्व में बहमनी सेना को पराजय उठानी पड़ी थी, राइट। दक्कनियों ने असहयोग के कारण दक्कनी ने कोई भी सहायता नहीं की थी और बहमनी की सेना को यहाँ पे पराजय उठानी पड़ी थी, और दोनों गुटों के बीच यह खाई अहमद द्वितीय के शासनकाल में और बढ़ गई थी। यानी अहमद द्वितीय अफागी के शासनकाल में और बढ़ गई थी। वो चाहते ही थे कि यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनके बीच में क्या हो जाए, दुश्मनी हो जाए, और मेरे साथ वो आके रहे, मैं उनकी सहायता करूंगा, धीरे धीरे मैं उनके राज्य को भी हड़प लूं। तो खान देश की सेनाओं के आक्रमण के समय दक्कनियों के असहयोग के कारण केवल अफाकी दलों को खलफ हसन बसरी के नेतृत्व में भेजा जा चुका था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हुमायूं शाह का भी यहाँ पे जिक्र आ गया है, ठीक है। तो दक्कनियों ने शासन की पतवार ख्वाजा है, जहां तुर्क मलिक उत तुज्जार, नाम भी ऐसे है कि थोड़ा सा याद रखने में बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे कह सकते हैं इतना लिखने के बाद क्या सहयोग हुई थी, और इसके बाद अफागियों के हाथों में शक्ति केंद्रित थी। यानी कि अब यहाँ पर जो दक्कनी थी वो कमजोर हो गए थे, बहमनी भी कमजोर हो गए थे, मेन जो शासन मेन सत्ता थी वो अफाकियों के हाथ में थी। दूसरी तरफ अफाकी इसलिए असंतुष्ट थे क्योंकि अहमद द्वितीय के अधीन उन्हें प्राप्त शक्तियों में उनके उत्तराधिकारियों के काल में बहुत कमी कर दी गई थी। अहमद
जो था उनको शक्ति तो दी गई, लेकिन उनमें बहुत कमियां रखी गई, यानी कि कंट्रोल रखा गया। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना होगा, बहुत लंबा, इतना आसान नहीं है। लेकिन आधे 10 लाइन भी आप इसमें से मेन टॉपिक छांट लेते हैं और 10 लाइन को आप बढ़ा के 50 लाइन में भी लिख देते हैं तो 100% अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वही है, आपको यहाँ पे नाम याद रखने पड़ेंगे। शिहाबुद्दीन महमूद के शासनकाल में जो शासनकाल जो था चरम उत्कर्ष पर था, जबकि राजा का अफाकियों के प्रति स्पष्ट झुकाव था और दक्कनियों ने हफ्सी गुट से दोस्ती की थी और हफ्सी गुट ने 1487 में राजा को मारने का एक दुस्साहसिक प्रयास किया था, किंतु असफल रहा था और इसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में दक्कनियों का कत्लेआम प्रारंभ हुआ, जो 3 दिनों तक जारी रहा। यही था झगड़े की मेन वजह, और इन गुटों के झगड़ों ने केंद्र को कमजोर कर दिया और शिहाबुद्दीन का शासनकाल कासिम बरीद, मलिक अहमद, निजाम उद मुल्क और बहादुर गिलानी आदि विद्रोह और षड्यंत्रों से त्रस्त रहा है। ठीक है, तो ये हमने जो अभी पढ़ा है ये चीज, ये हमने अफाकियों और दक्कनियों के मध्य संघर्ष पढ़ा था और सम्राट का उनका साथ। ठीक है, तो इसमें हम इतना ही लेंगे। अब आपको और ज्यादा पढ़ना है तो आपको इसको अपने से पढ़ना होगा। दक्कन में राजनीतिक संरचनाएं कैसी थी थोड़ा देख लीजिएगा। बहमनी सत्ता के पतन ने दक्कन में 5 राज्यों को उदय का रास्ता तैयार किया था। अफाकी कुलीन महमूद गावा की मृत्यु से दक्कन में बहमनी सत्ता को काफी धक्का पहुंचा और अंततः बहमनी शासक महमूद शाह की मृत्यु के साथ उसकी बहमनी शासन का अंत हुआ। तो अब जो महमूद शाह था वो बहमनी शासन का आखिरी शासक था। ठीक है, और इस पतन का निर्णायक कारक अफीकियों और दक्कनियों के बीच लंबे समय से चले आ रहा टकराव था। ये दोनों ही समुदाय असंतुष्ट थे। उदाहरण के लिए दक्कनियों ने अफाकियों को अतिरिक्त रियायतें देने के लिए सुल्तान को दोषी ठहराया, और जबकि अफाकियों का विचार था कि उनकी स्थिति अब उनकी उतनी सुरक्षित व स्थिर नहीं रह गई है। यही मेन वजह था इनके बीच संघर्ष और खूनी कलह होने का। ठीक है, ओके, चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना काफी है। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक तो हमने ले ही लिए जो हमें लेने थे। ठीक है ना, अब कुछ अगर रह जाता है तो प्लीज आप इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, आपके लिए यूनिट 5 लेके आएंगे। ठीक है, राइट, ये देखिए अफाकियों और दक्कनियों के मध्य संघर्ष में अंत बहमनी राज्य के भविष्य पर मुहर लगा दी। तो ये थोड़ा सा कैसे कह सकते हैं, तो ये थोड़ा सा आप देखिएगा, ये जो भी जस्ट हम ऊपर पढ़ के आए हैं। ठीक है ना, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे मिलेंगे और नेक्स्ट यूनिट के साथ मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिनका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। राइट, कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय।